हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है जीके इंग्लिश क्लास में। मैं सीपी रावत में। तो आज हम बात करने वाले हैं पाचन ग्रंथियों के बारे में, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहलाती हैं। और पिछली वीडियो में हमने दो पार्ट बनाए हैं, तो ये थर्ड पार्ट है। इसमें क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। इसमें जो दो पार्ट बनाए थे हमने, उसमें सभी ये बता दिया गया था कि किस प्रकार से कौन सी ग्रंथि किस प्रकार से कार्य करती है। लेकिन इस बारे में हम बताएंगे कि सभी ग्रंथियों की जो विशेषता है वो क्या है, और पाचन तंत्र के बारे में हमने पूरा विशेष से जानकारी भी वीडियो में दी गई है। अगर वो नहीं देखी है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक मिल जाएगी, और आप पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लेना। और इसमें एंड तक जरूर बना रहना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। क्योंकि इसमें सारे ग्रंथियों में से जो एंजाइम निकलते हैं और क्या कार्य है उन एंजाइमों के, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं पाचन ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में? पाचन ग्रंथियों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसे डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला इसमें जो ग्रंथि दी गई है उसको लार ग्रंथियां बोलते हैं, यानी सेलिवरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेलिवरी ग्लैंड्स भी कहा जाता है। तो सेलिवरी ग्लैंड्स जो होती है अपनी, उसमें लार क्या होता है? जल सदृश होती है, यानी जल की तरह दिखाई देने वाली सीरम होती है, सीरमी होती है। तरल तथा चिपचिपे सिसलेमक मिश्रण होता है, यानी जो जल के सदृश दिखाई देने वाली सीरमी, तरल तथा चिपचिपे स्लेमम का मिश्रण भी होता है। अब अगला पॉइंट दिया गया है। अगले पॉइंट में दिया गया है, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है? 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो 3 कौन कौन सी हो जाती हैं, अब देख लेते हैं। नंबर 1 पे आती है आपकी अधोजिह्वा या स्वलिंगुअल ग्रंथियां। अधोजिह्वा या स्वलिंगुअल ग्रंथियां होती है। फर्स्ट नंबर पे आती है आपकी कौन सी? फर्स्ट नंबर पे आती है अधोजिह्वा या स्वलिंगुअल ग्रंथियां। नंबर 2 पे आती है कर्णमूलक या पैरोटोइड ग्रंथियां, जो मनुष्य में मुख्यतः बच्चों में, जो मनुष्य में बच्चों का एक रोग है उसको क्या है, मुख्यतः जो बच्चों में गलसुआ फूल जाते हैं, यानी मम्मस नामक रोग हो, एक वायरस के संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस संक्रमण के कारण होता है। तो वो रोग होता है। तो वो रोग क्या है? इन्हीं ग्रंथियों के फूल जाने के कारण होता है। इन्हीं ग्रंथियों के फूल जाने के कारण वो रोग हो जाता है, यानी मम्मस रोग इन्हीं ग्रंथियों के फूल जाने के कारण हो जाता है। और ये बहुत ही दिक्कत आती है इस रोग में, जिससे कि आवाज निकलना और बड़ा मतलब दर्द होना, दाढ़ में दर्द होना, इस प्रकार की समस्या बनी रहती है। तो अब तीसरी आती है आपकी, तीसरी कौन सी आती है? तीसरी नंबर पे आती है आपकी अद्दोहनु, अर्थात सबमेंडिबुलर ग्रंथियां आती हैं। सबमेंडिबुलर ग्रंथियां आती हैं, जो इस प्रकार की 3 ग्रंथि हो जाती हैं। अब एक फैक्ट दिया गया है, लार में क्या होता है? लार में 99% यानी 99% जल होता है, और 1% एंजाइम होते हैं। जो लार का मिश्रण होता है उसमें 1% एंजाइम होता है, और 99% क्या होता है? जल होता है, यानी 99% जल होता है। अब बात करने वाले दूसरी ग्रंथि होती है अपनी। दूसरी ग्रंथि जो यांत्रिक ग्रंथि होती है उसका नाम है यकृत, यानी इसको लीवर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो डियर, हम बात करने वाले हैं अब यकृत यानी लीवर के बारे में, कि लीवर के बारे में क्या मुख्य मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। तो लीवर के बारे में दिया गया है, यह मनुष्य में फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि यह मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो लीवर होता है, यकृत कहलाती है, यह यकृत होता है, वो क्या सबसे बड़ी ग्रंथि होती है आंतरिक ग्रंथियों में, जो आमाशय के सामने वक्ष गुहा में दाएं भाग में होती है। किसमें होती है? दाएं भाग में स्थित होती है। आमाशय के वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा के दाएं भाग में स्थित होती है। वक्ष गुहा के जो दाएं सामने वाला भाग होता है आमाशय का, उसके सामने वक्ष गुहा में स्थित होती है, थोड़ी सी ऊपर आमाशय से। तो उसमें क्या है? इसका दाएं भाग में पाई जाती है, यानी जो मनुष्य का शरीर का जो दायां भाग होता है उसमें पाई जाती है। अब अगला पॉइंट दिया गया है यकृत का वजन। इसका वजन देख लेते हैं। तो इसका वजन क्या होता है? इसका वजन हो जाता है अपना 1.5 से 2 किलोग्राम तक हो जाता है। 1.5 से 2 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। यकृत का रंग दूसरा यानी ग्रे यानी भूरा होता है। क्या होता है? दूसरा या ग्रे या भूरा होता है। यकृत का रंग थोड़ा वैसा होता है, काले से रंग का यानी ग्रे रंग का होता है। तो ग्रे रंग का उसका रंग होता है, यानी धूसर होता है। अब आप बात करने वाले हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसका रंग देख लिया हमने, अब देखते हैं यकृत में कुफर, क्या एक यकृत में कुफर नामक कोशिका पाई जाती है। यकृत में क्या है? कुफर नामक कोशिका पाई जाती है।
जो महाबच्चाणु होती है, मतलब जो जीवाणु का भक्षण करने वाली होती है। इसलिए इसको क्या है रासायनिक फैक्ट्री भी कहा जाता है। रासायनिक फैक्ट्री किसको कहा जाता है? यकृत को शरीर की रासायनिक फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब अगले क्रम में बढ़ते हैं। यकृत धमनी क्या है? यकृत धमनी यकृत सिरा पित्त वाहिनी मिलकर यकृत निवाहिका का तंत्र बनाती है। क्या है? जो अपनी ये दी गई है आपकी, नंबर 1 दी गई है यकृत धमनी, नंबर 2 सिराएं और पित्त वाहिनियां मिलकर क्या बनाती हैं? अपनी पित्त वाहिनियां मिलकर बनाती हैं अपनी यकृत वाहिका तंत्र बनाती है। क्या बनाती है? यकृत वाहिका तंत्र बनाती हैं। यकृत वाहिका तंत्र बन चुका है। अब आगे बढ़ते हैं इसका यकृत के कार्य। अब इसमें एक फैक्ट दिया गया है कि यकृत के कार्य क्या होते हैं हमारे शरीर में, वो कार्य अलग से दिए गए हैं। पहले भी बता चुके हैं हम यकृत के क्या कार्य होते हैं, इसमें प्रतिरस का ये वगैरह, लेकिन हम एक एक से अब बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट पे दिया है आपको कि पित्त रस का स्त्रावण करता है। क्या है? ये पित्त रस का स्त्रावण करता है। तो यकृत में से पित्त रस का स्त्रावण होता है और पित्त रस पित्ताशय में यानी गैल ब्लैडर में ये संचित होता रहता है, यानी संग्रहित होता रहता है। पित्ताशय का मतलब पित्त का निर्माण करती है, पित्त का स्त्रावित करती है और ये पित्ताशय यानी गैलवाल्ड बिल्डर में ये संग्रहित होता रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट में दिया गया है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लूकोज जो होता है हमारे शरीर के अंदर, उसको क्या कहता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। यानी जो कठिन अणु होते हैं उनको सरल अणु में बदलने का कार्य यहाँ पे भी होता है। और लार में तो आपका होता ही है। अब अगला पॉइंट दिया जा रहा है आपको कि अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। अमोनिया होता है हमारे शरीर में, उसको यूरिया में कौन बदलता है? तो ये इसका ही कार्य है, अपनी यकृत का ही कार्य है अमोनिया को यूरिया में बदलना। अब उस एक और बात है आपका, एक और पॉइंट आता है आपका, हेपरिन का स्त्रावण करता है। हेपरिन एंजाइम क्या होता है? हेपरिन एंजाइम से जो रक्त में पाया जाता है और ये एक स्कंदन पदार्थ भी कहलाता है, जिसके कारण क्या है? हमारा खून थोड़ा पतला रहता है, वरना गाढ़ा हो जाएगा तो हमें क्या है जो हार्ट अटैक की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर हमारा जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा तो क्या है, हमें ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब दिया गया आपका 5 पॉइंट, विटामिन ए व डी का संचय करता है। विटामिन ए और डी का संचय, या कहते हैं कि विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है या कहाँ पे संचित होता है? तो वो यकृत में होता है। और विटामिन डी कहाँ पे संचित होता है? तो वो भी यकृत में होता है। ये पॉइंट सभी को, ए वाला सभी को पता होगा कि ए विटामिन कहाँ पे संचित होता है, लेकिन डी वाला बहुत कम लोगों को पता होता है। और कभी कभी होता है क्या है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम सोचते रह जाते हैं कि कहाँ संचित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हानिकारक पदार्थों के प्रभाव को कम करने के लिए क्या है? जो हानिकारक पदार्थ के होते हैं उनको कम करने के लिए निराविषीकरण, क्या निराविषीकरण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? निराविषीकरण का कार्य करता है। माने ये विषयों का चूषण करता है। क्या करता है? जो हमारे शरीर में विषैले पदार्थ होते हैं उनका चूषण भी कौन करता है? यकृत करता है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी अपनी ग्रंथि दी गई है अग्नाशय। क्या दी गई है? अग्नाशय। अग्नाशय को पेनक्रीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनक्रीज भी बोलते हैं, पेनक्रीज भी बोलते हैं अग्नाशय को। तो अग्नाशय के बारे में हम एक पॉइंट दिया गया है इसमें कि जो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? जो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो अग्नाशय होती है, जो एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी है? एक मिश्रित ग्रंथि है। यह अग्नाशयी रसों का स्त्रावण करती है। अगले पॉइंट में दिया गया है अग्नाशयी स्त्रावण करती है, अग्नाशयी रसों का स्त्रावण करती है। अब जो हमने बात की थी उन ग्रंथियों के बारे में, उनके थोड़े थोड़े ये पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंटों को हम देख लेते हैं जो एक सारणी में दी गया है। तो इसमें क्या दिया गया है? फर्स्ट पे दिया गया लार। क्या दिया गया? लार। तो लार क्या होता है? लार का पीएच मान जो होता है 6.8 से 8 तक होता है। क्या होता है? 6.8 तक होता है तथा यह हल्का अम्लीय होता है। आपको पता है 7 से अगर ऊपर जाएगा तो क्षारीय होगा और 7 से नीचे जाएगा तो वो अम्लीय होगा। इसी प्रकार से क्या है, ये 7 है अपना, 7 उससे थोड़ा नीचे है तो इसके क्या है? हल्का क्षारीय हो जाता है। अब अगले में क्या दिया गया है? अगले पॉइंट में दिया अग्नाशय रस का, जो अग्नाशय रस होता है वो अग्नाशय रस होता है। जैसे अग्नाशय दिया गया है, अग्नाशय का जो पीएच मान होता है, अग्नाशय रस का जो पीएच मान होता है 7.8 होता है। ये कितना होता है? इसका पीएच मान 7.8 होता है। तो 7 से ऊपर हो गया तो ये क्या हो जाएगा? हल्का क्षारीय हो चुका है।
अब जिससे जैसे ज्यादा ऊपर बढ़ता है तो क्या है, इस प्रकार से होता जाता है। अब आगे देखते हैं जठर रस। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो जठर रस का पीएच मान अपना कितना हो जाता है? जठर रस का पीएच मान हो जाता है 1.8 हो जाता है। कितना होता है? 1.8 होता है। तो ये बहुत अम्लीय हो जाता है, मतलब अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। ज्यादा अम्लीय नहीं पर बहुत अम्लीय हो जाता है, क्योंकि सेवन से बहुत नीचे हो गया। अब पित्तरस के बारे में बात करते हैं। पित्तरस क्या है? तो पित्तरस में इसका पीएच मान कितना होता है पित्तरस का? तो 7.7 होता है। कितना होता है? 7.7 होता है। तो हमने देखा कि जो लार का पीएच मान था वो 6.8 था, और जो अग्नाशय का पीएच मान था वो 7.8 था, जो हल्का क्षारीय होता है। और इस प्रकार से क्या है, हमने देखा जठर रस का पीएच मान कितना 1.8 होता है, और इस प्रकार से पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है, जो हल्का क्षारीय होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ फैक्ट दिए गए हैं यहाँ पे। इन फैक्टों को देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट के संपूर्ण पाचन में, पाचन से ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट का जब संपूर्ण पाचन होता है हमारे शरीर के अंदर, तो उससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो तभी तो कहा जाता है कि ऐसा को मतलब कि तुरंत ऊर्जा देने के लिए मीठे पदार्थ या ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या है, मीठे पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट तुरंत हमारे पचने के बाद में क्या है, ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तुम्हें पता होगा C6H12 और सूक्ष्म श्वसन क्रिया में ये होता है। तो श्वसन क्रिया होने के बाद में ये इसका उत्पादन होता है, यानी जो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में संचित होता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में अगले पॉइंट में बात करते हैं। वीडियो जब लंबी ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। वीडियो को पोस्ट करके आप आराम से देख सकते हो। तो प्रोटीन के चूषण, प्रोटीन के पूर्ण पाचन से अमीनो अम्ल बनते हैं। क्या है? जो अमीनो अम्ल का निर्माण होता है वो मुख्य रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। जो अमीनो अम्ल बनते हैं हमारे शरीर में उनका क्या होता है? वो प्रोटीन होते हैं। मुख्य रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अगले पॉइंट में दिया गया है, वसा के पूर्ण पाचन से क्या बनता है? तो अम्ल व ग्लिसरॉल बनते हैं। क्या बनते हैं? अम्ल और ग्लिसरॉल बनते हैं। जो अपन वसा का पूर्ण पाचन होता है उससे ग्लिसरॉल या अम्ल बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण पाचन से ग्लूकोज बन जाता है, प्रोटीन के पूर्ण पाचन से अमीनो अम्ल बन जाते हैं, और वसा के पूर्ण पाचन से वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल बनते हैं। इस प्रकार से अब आगे देखते हैं ग्रेशनी। क्या है? ग्रेशनी, ग्रेसनी ग्रास नली व बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। जो ग्रास नली होती है, जो सीधी अपने मुख गुहा से जुड़ी होती है, उसका क्या है, और बड़ी आंत होती है उसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली क्या सीधा भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है, और ग्रास नली जो बड़ी आंत होती है वो क्या है, भोजन को जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको संग्रहण करके और गुर्दा द्वार द्वारा उसको बाहर निकाल देती है। ठीक है, अब आपको ये देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि अगले पॉइंट में क्या दिया गया। तो अगले पॉइंट में पित्तरस पाचन के माध्यम को क्षारीय बना होता है। क्या? पित्तरस पाचन के माध्यम क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय बना देता है। पित्त पाचन के माध्यम को कैसा बना देता है? क्षारीय बना देता है। और पित्तरस में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। ये मुख्य पॉइंट है दोस्तों कि किस रस में एंजाइम नहीं पाया जाता। अगर कोई सोचेगा, कॉमन सेंस भी लगाएगा, तो कॉमन सेंस यही लगाएगा कि पित्तरस मतलब जो भी रस है उनमें क्या है, एंजाइम पाए जाते हैं। लेकिन ये फैक्ट है अपना, बहुत बढ़िया फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से है। पित्तरस में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। पित्तरस में क्या होता नहीं होता? एंजाइम नहीं होता है। अब जो सारणी है उसको हम बारीकी बारीकी से देखेंगे, तो आप अच्छी तरीके से देखते रहना। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। विभिन्न पाचन अंगों द्वारा स्त्रावित तो पाचन रस। हाँ तो डियर स्टूडेंट, हम बात करने वाले हैं विभिन्न पाचक अंगों के बारे में। तथा जी क्या बात करने वाले हैं, हम विभिन्न पाचक अंगों के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन से अंग होते हैं तथा उनमें से कौन कौन से पाचक रस निकलते हैं और उनके कार्य क्या है, हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले थे आपसे। कि जो एंड तक वीडियो को देखना, इसलिए आपसे बोला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको जरूर ध्यान में रख लेता। और ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। तो ये आपके लिए एक कंटेंट हम जो लाते हैं, तो दोस्तों मेहनत तो लगती है। तो क्या है, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो जरूर कर देना, ठीक है। वो जो हमें पता है कि कर दोगे। और इतना कंटेंट अच्छा लग रहे हैं आपके लिए, फ्री में दे रहे हैं एक अच्छा सा, तो आप जरूर से जरूर करोगे। ठीक है, तो आगे बात बढ़ते हैं। इधर में पाचक स्त्रावित अंगों के नाम दिए गए हैं, और इसमें एंजाइमों के नाम दिए गए हैं, और इसमें अपने कार्य का विवरण दिया गया है, क्या कार्य करते हैं। और ये स्थल है, कार्यस्थल माने कि जहाँ पे ये जो ग्रंथियां होती हैं वो पाई जाती हैं। तो नंबर 1 पे आती है अपनी लार ग्रंथियां। इसके बारे में हम आराम से बात करने वाले हैं
कि नंबर 1 पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें कौन-कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो टायलिन एंजाइम पाया जाता है और दूसरा होता है टायलिन या अ, एमाइलेज एंजाइम भी बोला जाता है। अभी क्या इनका कार्य क्या होता है? तो एमाइलेज इसका दूसरा नाम हो गया है, ठीक है? यह 2 एंजाइम पाए जाते हैं, यानी टायलिन एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। इसका दूसरा नाम नहीं, सॉरी, इसका 2 एंजाइम होते हैं। अब इसका क्या होता है? एमाइलेज एंजाइम और ये क्या कार्य करते हैं? तो देखो, पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन को क्या है, इस स्टार्च को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करते हैं। जो स्टार्च होता है वो एक जटिल अणु होता है, जटिल अणु का यौगिक होता है, और ग्लाइकोजन एक सरल अणु का यौगिक होता है। तो ये टायलिन एंजाइम ये कार्य करता है। और एमाइलेज एंजाइम क्या होता है? जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो क्या कार्य करता है? छोटे-छोटे जो पॉलीसैकेराइड होते हैं उसको माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। जो छोटे-छोटे पॉलीसैकेराइड होते हैं उनको माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। और ये लार ग्रंथि होती है जो कहाँ पे पाई जाती है? मुख गुहा में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? ये मुख गुहा में पाई जाती है। अब अगले ग्रंथि की ओर बढ़ते हैं कि जो होती है आमाशय। क्या होती है? आमाशय। इसको जठररस के नाम से भी जाना जाता है। जठररस पैदा करती है, इसलिए इसको जठररस भी बोला दिया जाता है। तो इसमें होता है पेप्सिन होता है। कौन सा होता है? नंबर 1 पेप्सिन होता है। जो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेटाटाइड में बदल देता है। किसमें? पेटाटाइड में बदल देता है। जो प्रोटीन होती है उसको पेटाटाइड में ये बदलने का कार्य करता है। कौन? पेप्सिन। दूसरा होता है आपका रेनिन। कौन सा होता है? रेनिन होता है। और रेनिन जो होता है केसीन को पेरेक्सिन में बदलने का कार्य करता है। पैराकेसिन में बदलने का कार्य करता है। कौन? केसिन जो प्रोटीन होती है उसको पैराकेसिन में बदलने का कार्य करता है। और इसका कार्यस्थल क्या पे मुझे कहाँ पे पाई जाती है? इसका जो स्थल होता है वो कहाँ पे होती है? जो आमाशय में होती है। क्या होती है? जो आमाशय, आमाशय होता है, एक अलग से पार्ट होता है आमाशय का, जो पाचन तंत्र का, वो आमाशय ग्रंथि होती है। ठीक है, अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। जो अग्नाशय होती है उसमें बहुत सारे रस निकलते हैं भैया। इसमें बहुत सारे रस निकलते हैं और एंजाइम निकलते हैं। तो एक होता है एमाइलेज। एमाइलेज इसमें से स्त्रावित होता है। एमाइलेज होता है जो क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। यहाँ पर वहां पे आपको पता है माल्टोज में वहां पे भी बदलने का कार्य कर रहा था, लेकिन यहाँ पर भी ये कार्य करता है। जो छोटे छोटे पॉलीसेकेराइड होते हैं उनको बदलने का माल्टोज में कार्य करता है। नंबर 2 पे दिया गया आपका ट्रेप्सिन। कौन सा हार्मोन? ट्रेप्सिन हार्मोन दिया गया है। ट्रोप्सिन हार्मोन का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण भी करता है, और प्रोटीन संश्लेषण करने पे क्या है? ये भी किस में बदल देता है? प्रोटीन को पेटेटाइड में बदल देता है। और एक होता है काइमोट्रेप्सिन। कौन सा होता है? काइमोट्रेप्सिन होता है। तो एमाइलेज हो गया, ट्रेप्सिन हो गया, काइमोट्रेप्सिन हो गया, ये भी क्या करता है? प्रोटीन को पेटाटाइड में बदल देता है। प्रोटीन को किसमें बदल देता है? पेटाटाइड में बदल देता है। अब आपका दूसरा आता है कार्बोपेप्टाइडेज। कौन सा होता है? कार्बोसी पेप्टाइडेज होता है, जो प्रोटीन प्रोटीन और पेटाटाइड को अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य ये हो जाता है, प्रोटीन जो पेटाटाइड में बदल रहा होता है उसको प्रोटीन को भी बदलता है, और पेटाटाइड को भी अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य यह कर देता है। यह कार्य कर देता है। अब इसमें होता है एक दूसरा होता है, पांचवा होता है। पांचवा कौन सा एंजाइम होता है? पांचवा होता है आपका, जो पांचवा दिया है, लाइपेज। कौन सा होता है? लाइपेज होता है। ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा को मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। किसमें बदल देता है? मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। ये मोनोग्लिसराइड में बदल देता है तथा वसीय अम्लों में भी इसको बदल देता है, वसा को। और अगले क्रम में बढ़ते हैं हम छठवें के लिए, जो न्यूक्लियेजेज होता है। कौन सा होता है? न्यूक्लियेजेज होता है। इस न्यूक्लियोजेज का क्या कार्य होता है? डीएनए व आरएनए न्यूक्लियर ऑटोटाइड में बदल देता है। जो डीएनए और आरएनए होता है उसको न्यूक्लियर ऑटोटाइड में बदल देता है। कौन? न्यूक्लियस। ये एंजाइम जो होता है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? छोटी आंत पे। कहाँ पे पाए जाते हैं? छोटी आंत। इसका कार्यस्थल क्या हो जाता है? छोटी आंत हो जाता है। और छोटी आंत अग्नाशय का एक ही भाग होती है। छोटी आंत जो अग्नाशय में, जो अग्नाशय से मतलब अग्नाशय ना, छोटी आंत से जुड़ी होती है और इसमें इसको फैलाती है। और इसके क्या द्वारा ये हमारे पोषक तत्वों का निर्माण होता है, और छोटी आंत के द्वारा इसको शोषण कर लिया जाता है, जो दीर्घरोम होते हैं उनके द्वारा। अब आती है आंतरीय रस। क्या होते हैं? आंतरीय रस। अब आंतरिक रस के बारे में बात कर लेते हैं। आंतरिक रस क्या होते हैं? जो आंतरिक ग्रंथियों से निकलते हैं वो क्या होते हैं? माल्टेज होते हैं। कौन से होते हैं? माल्टेज होते हैं। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टोज क्या करता है? माल्टेज जो एंजाइम होता है वो माल्टेज एंजाइम होता है, जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। और लैक्टिक अम्ल कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। जो लैक्टिक अम्ल क्या होता है? लैक्टोज को ग्लूकोज शर्करा में बदल देता है। लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज शर्करा में बदल देता है। और एक होती है सुक्रोज। सुक्रोज को सुक्रोज ग्लूकोज शर्करा में बदल देता है।
और लाइपेज होता है, लाइपेज वसा को वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल में बदल देता है। न्यूक्लियोजेज होता है वो क्या है, न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है आरएनए और डीएनए को। और टाइपेटाइडेज होता है, क्या होता है, टाइपेटाइडेज होता है 6वां नंबर का, और टाइपेटाइडेज को अमीनो अम्लों में बदल देता है ये। और होता है फॉस्फेटेज, कौन सा होता है, फॉस्फेटेज होता है जो न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन क्षार व राइबोज में बदल देता है। अब आता है आपका अगले नंबर पर आता है यकृत। क्या आता है, इसके जो बदलने के कार्य हैं वो आराम से आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी आपकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम को चैनल को लिंक हम आपको दे देंगे, उसको में आप जाके टेलीग्राम लिंक पर हमारे पे जाके इस वीडियो को मतलब कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब अगले में दिया गया है यकृत। क्या दिया गया है, यकृत दिया गया है। तो यकृत में जो पित्त लवण होते हैं वो बसी अम्ल बसा गोलिका को बदल देते, क्या है, जो बसी अम्ल होते हैं वो बसा गोलिका में बदल जाते हैं और छोटी आंत में इसका होता है, क्या होता है, जो पितरस का छोटी आंत में ही इसको पितरस भी जाता है। इस प्रकार से क्या है, हमारी जो अगली वीडियो जो पहले की जो वीडियो रखी गई है देखिए लीजिए आप। एक तो अपनी इतिहास वाली है, भारतीय नदियों की और नाइट्रोजन चक्रण हमने इस दे दिया गया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद आपके लिए, थैंक यू। वीडियो